Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the second part of this chapter. So इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि हमने जो है वो पढ़ा मानचित्र के बारे में कि कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं और किस तरह से ये मानचित्र जो है वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भौतिक मानचित्र के बारे में, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों के, महासागरों के बारे में, जिसमें जो है वो दर्शाया जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। फिर राजनीतिक मानचित्र के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, जिसमें कि हमने राज्यों, नगरों और शहरों तथा गाँवों के बारे में जो है सीमाओं को दर्शाने वालों को क्या कहा जाता है, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा थीमेटिक मानचित्र के बारे में, जिसमें कि सड़क के बारे में, वर्षा मानचित्र था, वनों के बारे में, उद्योगों के बारे में दिखाया जाता है। ओके, फिर हमने दूरी के बारे में डिस्कस किया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि रहेगा दिशा के बारे में। ठीक है, तो दिशा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मैप हेयर। सो मैप है हमारे पास यहाँ पे, जो कि जिसमें कि दिखाया गया, देख सकते हो आप, जिसमें कि सामुदायिक भवन दिखाया गया है, सामुदायिक केंद्र दिखाया गया है, खेल का मैदान, पेड़, और इसके अलावा विद्यालय देख सकते हो, दुकानें देख सकते हैं। इस तरह से जो है वो मानचित्र को बनाया जाता है। ओके, तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जैसे जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है, उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है किस तरह से जो प्रधान दिग्बिंदु है उनको क्या कहा जाता है। तो प्रधान दिग्बिंदु ऐसी रेखाएं होती है जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम को दर्शाती है। तो सबसे पहले ऊपर की ओर देख सकते हो उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, और पूर्व यहाँ है और पश्चिम यहाँ है। और इसके अलावा जो अलग से जो रेखाएं दर्शाई गई है, तो जो उत्तर और पूर्व के बीच में आता है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, और जो उत्तर और पश्चिम के बीच आता है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच आता है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और जो पूर्व या फिर दक्षिण के बीच आता है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आप देख सकते हो कि मैप में भी किस तरह से यहाँ पे पूर्व उत्तर के बारे में एक रेखा दिखाई गई है, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे अगर आप किसी भी लोकेशन पे है, तो अगर आप दिक् सूचक का प्रयोग करेंगे तो दिक् सूचक के माध्यम से जो है आप पता लगा सकते हैं आप किस दिशा में जा रहे हैं और कौन सी दिशा में खड़े हैं। राइट, विकास के घर के सामुदायिक केंद्र तक, खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालयों की दिशा, तो जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है तो इसके द्वारा जो है पता लगा सकते हैं। तो देख सकते हो दिक् सूचक जो है ये, इसको बोलते हैं दिक् सूचक। ठीक है, तो इसके अलावा जो है जो फ़ोन में भी हमारे पास कई बार हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपास। तो कंपास वही होता है, तो उसके द्वारा भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये बना हुआ है, और इस तरह से जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आपके लिए, तो देख सकते हो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके फ़ोन में भी अवेलेबल रहता है कंपास, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके बारे में दिक्सूचक एक ऐसा यंत्र होता है जिसके बारे में हम दिशा का पता लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है, जिसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जो दिक् सूचक होती है उसकी जो चुंबकीय सुई होती है वो किस दिशा की ओर होती है, तो वो होती है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपने कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रतीक, जो प्रतीक है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतीक क्या चीज़ होती है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रतीक क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं जो कि जब हम किसी भी चीज़ को, लाइक अगर हम सड़कों को शो कर रहे हैं, पुलों को शो कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे वृक्ष हैं, रेल की पटरियां हैं, कुएं हैं, इन चीज़ों को अगर हम किसी छाया के चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतीक। ठीक है, तो नदी का प्रतीक क्या होगा, सड़क का प्रतीक क्या होगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से दिखाया गया है।
ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से जो है प्रतीक जो इस्तेमाल किया गया है विभिन्न रेल लाइनों को दिखाने के लिए और रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए। तो इस तरह की जो है प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों के लिए देख सकते हो इस तरह का, जो पक्की सड़कें हैं वो इस तरह की और जो कच्ची है वो इस तरह की बनी को जो है वो दर्शाया जाता है। और सीमा को दर्शाने के लिए देख सकते हो इस तरह से प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नदी, कुआं, तालाब को दिखाने के लिए हम इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। मंदिर, गिरजाघर को दिखाने के लिए हम ये वाले प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। और पोस्ट ऑफिस के लिए ये, और बस्ती, कब्रिस्तान के लिए ऐसी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ रूढ़ प्रतीक में दर्शाए गए हैं। तो रूढ़ प्रतीक भी यहाँ पे है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक। विभिन्न रंगों का उपयोग किसी भी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से रंगों का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। ठीक है, तो हम देखते भी होंगे कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई जो है वार्तालाप करते हैं, हम उनको बताते हैं कि किसी नोटबुक में हम जो वो आरेखण के माध्यम से बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो है रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास खाका। तो खाका जो है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया एक रेखाचित्र जो है वो क्या कहलाता है? खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम जो है क्या कर सकते हैं, कभी कभी जानना चाहते हैं। ठीक है, मोस्टली कभी कभी बीच में जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई हो गई या फिर चौड़ाई हो गई, मानचित्र में उसको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, उस मानचित्र में सिर्फ अगर एक विद्यालय को दर्शाना हो तो विद्यालय को ही दर्शाया जाता है, उसके कमरों को नहीं दर्शाया जाता। राइट, उस समय हम लोग बड़े पैमाने द्वारा एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसको खाका कहा जाता है। तो ठीक है, तो खाके के बारे में आपको जो है थोड़ा बहुत पता तो लग ही गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास जो है अभ्यास के लिए जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक है दूरी, दिशा और प्रतीक। राइट, प्रधान जो बिंदु होता है, प्रधान दिग बिंदु कौन से होते हैं? तो प्रधान दिग बिंदु हमने पढ़ा अभी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो होते हैं वो प्रधान दिग बिंदु होते हैं। ठीक है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझ सकते हैं? तो मानचित्र का जो पैमाना है, पैमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मानचित्र के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। देख सकते हो कि जो मानचित्र होता है किस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो देख सकते हैं जिससे इसका अभिप्राय एक मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो मतलब मानचित्र को पैमाने का मानचित्र में उपयोग होता है यदि हम किसी भी चीज़ को, रियलिटी को, जैसे कि माना कोई 4 से 5 किलोमीटर तक की जो दूरी है उसको हम 1 सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं। तो उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैमाने का। राइट, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लोब है उसमें काफ़ी पूरी दुनिया के बारे में एक मानचित्र तैयार कर दिया जाता है, लेकिन जो मानचित्र होता है किसी भी बस्ती के बारे में, किसी भी शहर के बारे में जो है वो क्या कर सकते हैं, हम पैमाना बना सकते हैं उसका। ओके, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं।
तो हम देख सकते हैं जो मानचित्र होता है वो जो खाका होता है, देखो खाका के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया एक रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। तो मानचित्र में तो काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि हमने विद्यालय के बारे में पढ़ा, कहाँ पे दुकानें हैं, कहाँ पे विद्यालय है, कहाँ पे किसी चीज का कोई किसी का घर है, उसके बारे में एक पूरा मानचित्र बना लेते हैं। लेकिन खाका क्या होता है? खाका किसी एक पर्टिकुलर, हम देख सकते हैं कि एक कमरे का खाका हमने तैयार कर दिया, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ठीक है, वो सारी चीजें, राइट, उसको हम खाका कहते हैं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो विस्तृत जो जानकारी जो है, बड़ा मानचित्र जो होता है वो जानकारी प्राप्त करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो हमने प्रतीकों के बारे में भी हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया। जो प्रतीक होते हैं वो इस तरह से जो है वो दर्शाए जाते हैं, जैसे कि नदियाँ, कुएं, तालाब को जो है इस तरह से दर्शाया जाता है, और सड़कों के बारे में इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये हमें प्रतीकों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। तो जो वृक्षों के वितरण दिखाते हैं वो दिखाते हैं थीमेटिक मानचित्र, जिसमें कि वनों के बारे में जो काफी सारी चीजें बताई जाती है, राइट, वनों के बारे में दिखाया जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों को दिखाने के लिए, नदियों को दिखाने के लिए, ठीक है। दिक् सूचक का उपयोग किस किया जाता है? तो दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है, हमने अभी भी पढ़ा इसके बारे में, दिशा का पता लगाने के लिए उसको दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। पैमाना आवश्यक है, पैमाना किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं। अगर आप जो है वो नए जुड़े हैं तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आपने जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।